भोपाल से मिल रही है, जहां राजधानी स्थित सतपुड़ा भवन में लगी आग का मेंटेनेंस पूरा नहीं हो पाया। बारिश के चलते मेंटेनेंस नहीं पूरा होने से भवन को पॉलिथीन से ढक दिया गया है। समय पर मेंटेनेंस न होने की वजह से सतपुड़ा भवन के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों को बारिश से परेशानी होती है और यही वजह है कि सरकारी इमारत को बचाने के लिए पॉलिथीन का सहारा लिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। लोगों की समस्याओं और उनके कामकाजों का लेखा जोखा रखने वाला सतपुड़ा भवन अब खुद ही अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। राजधानी भोपाल स्थित सतपुड़ा भवन में मेंटेनेंस का काम आज भी पूरा नहीं हो पाया है। सतपुड़ा भवन के मेंटेनेंस का ये काम वैसे तो बारिश के सीजन के पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब इसे पॉलिथीन से ढक दिया गया है। सतपुड़ा भवन के 3 फ्लोर को पॉलिथीन से ढका गया है, जिससे बारिश का पानी अंदर न आ सके। समय पर मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से सतपुड़ा भवन के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों को बारिश से परेशानी होती है। यही वजह है कि सरकारी इमारत को बचाने के लिए पॉलिथीन का सहारा लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अजब गजब कारनामे रोजाना देखने के लिए मिल रहे हैं। एक और अजब गजब कारनामा सतपुड़ा की बिल्डिंग को लेकर सामने आया है। ये वही सतपुड़ा की बिल्डिंग है जहां पे पिछले साल 12 जून को आग लग गई थी। बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए 160 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किए, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हो पाया। बारिश के मौसम में अब पॉलिथीन से इस बिल्डिंग को ढका जा रहा है, क्योंकि अंदर कई विभाग हैं और विभागों में काम करने वाले कर्मचारी बारिश से परेशान है। इसलिए ये बड़ी बड़ी पॉलिथीन के सहारे सतपुड़ा बिल्डिंग को ढका गया है। दरअसल सतपुड़ा भवन सहित राजधानी के कई सरकारी भवन हैं जिनका मेंटेनेंस बारिश के पहले किया जाता है और ये मेंटेनेंस का काम पीडब्ल्यूडी विभाग करता है। अब आपको सतपुड़ा भवन की जानकारी भी दे देते हैं। दरअसल सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। साल 1982 में 461 लाख रुपए की लागत से इसे बनाया गया था। इस बिल्डिंग में 6 फ्लोर हैं। 20 विभागों के ऑफिस यहाँ से संचालित होते हैं। कई महत्वपूर्ण विभाग के ऑफिस इस बिल्डिंग में हैं। दरअसल सतपुड़ा भवन का मेंटेनेंस इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये भवन पहले कई बार आग की चपेट में आ चुका है, जिसके बाद से यहाँ का मेंटेनेंस का काम जारी है, लेकिन अभी तक यहाँ मेंटेनेंस का काम नहीं हो पाया है और अब पॉलिथीन का सहारा लेकर इन इमारतों को ढककर सिर्फ लीपापोती की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब देखेंगे कि सतपुड़ा भवन की तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल में किस तरीके से पॉलिथीन को कवर करके इस ऑफिस को कर्मचारियों को बैठने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि करीब 1 साल पूरा होने के बाद मेंटेनेंस अब तक नहीं हो पाया है। आखिर क्या वजह है? लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कर्मचारियों के बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई है तो और सबसे बड़ी बात है कि जब बारिश हो रही है तो इसी पॉलिथीन के सहारे सरकारी भवनों में काम चल रहा है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। और मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में एक बार फिर से विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। खरगहना ग्राम में पीएम उज्ज्वला योजना में फर्जीवाड़े की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर के निर्देश पर करीब 30 हितग्राहियों को गैस सिलेंडर और चूल्हा दिलाया गया। गैस कनेक्शन मिलने के बाद महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। आपको बता दें कि ये महिला 5 साल से गैस कनेक्शन के लिए गैस एजेंसी के चक्कर काटने को मजबूर थी। इन्हें कागजों में हितग्राही भी बना दिया गया था और अधिकारियों ने गैस एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बीते दिनों विस्तार न्यूज ने आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी की एक तस्वीर आपको प्रमुखता से दिखाई थी, जहां लगभग 30 महिलाओं को बीते 5 साल से उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद अब जिला प्रशासन हरकत में नजर आया है। पूरे मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए करीब 30 हितग्राहियों को गैस चूल्हा सिलेंडर सौंपे हैं, जहां गैस सिलेंडर मिलने के बाद महिलाएं बेहद खुश नजर आ रही हैं। जब संज्ञान में आया तो उनको कनेक्शन दिलवाया गया, वितरण कराया गया। उससे पूछा भी गया कि तुमने इसको रोका क्यों, तो उसका कोई स्पष्टीकरण उसने नहीं दे पाया कि हमने क्यों नहीं रोका था और जांच में ये बात भी आई है। कार्रवाई तो निश्चित होना है इसमें। खरगहना गांव की करीब 30 महिलाएं पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के लिए करीब 5 साल से गैस एजेंसी के चक्कर काटने के लिए मजबूर थीं। इन महिलाओं से उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 5 साल पहले ही जरूरी दस्तावेज ले लिए गए थे और पात्र होने के बाद भी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा था। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि योजना का लाभ दिए बगैर ही इस गांव की महिलाओं को सरकारी दस्तावेजों में पीएम उज्ज्वला योजना का हितग्राही बना दिया गया था।
जिसके बाद महिलाओं की समस्या को लेकर विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई। अब खबर का असर भी हुआ और महिलाओं को 5 साल बाद ही सही आखिर योजना का लाभ मिल गया। अब उम्मीद है कि इन महिलाओं को चूल्हे से भी आजादी मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और विकास के लाखों दावों के बीच मुरैना का मोहनपुरा गांव एक ऐसा गांव है जहां शमशान तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं है। जीवित तो जीवित, अब मृत लोगों के अंतिम संस्कार के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि ग्रामीण अस्थायी शेड लगाकर अपनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं और ऐसे ही एक अंतिम संस्कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल मोहनपुर गांव में एक महिला की मौत हो गई। दोपहर बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन बारिश के चलते परिजन इंतजार करते रहे। कई घंटों बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मजबूर होकर परिजनों को सड़क किनारे ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। ग्रामीण मजबूर और परेशान है क्योंकि गांव में शमशान और शमशान तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बारिश में हालात कुछ ऐसे ही होते हैं। प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं देता और पुराने शमशान पर दबंगों ने कब्जा कर उसे खेत बना लिया है। अब इस पूरे मामले पर प्रशासन का क्या रुख है वो भी सुन लीजिए। ये आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में लाया गया है। मैं सीओ जनपद से बात करता हूँ कि व्यवस्था बनाई जाए, इस तरह की समस्या ना आए। कि अम्बापुरसा का एक मामला आया था तो उसको दिया, उस पर काफ़ी पॉजिटिव चर्चा हुई। सीओ ब्लॉक की और एसडीएम की चर्चा हुई और निदान किया जा रहा है। कुछ अतिक्रमण लोगों ने कर रखे थे, वो कार्रवाई की जा रही है। जैसे भी संज्ञान में मामला आता है करते हैं। कुरियर कंपनी से आया एक कॉल लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। कॉल करने वाले साइबर क्रिमिनल्स डिजिटल अरेस्ट कर लोगों का बैंक अकाउंट खाली कर दे रहे हैं। इसके लिए उनके निशाने पर ज्यादातर पढ़े लिखे हाई क्लास लोग हैं। जागरूकता की कमी के चलते लोग अपने लाखों रुपए गंवा रहे हैं और आज हम आपको बताएंगे ये साइबर क्रिमिनल्स कैसे काम करते हैं और आप अपने आप को लुटने से कैसे बचा सकते हैं। जानने के लिए इंदौर से आई इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। सवाल बड़ा है कि आखिर इंदौर शहर को हुआ क्या है। इस शहर से लगातार हाउस अरेस्ट कर ठगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, लेकिन फिर भी लोग साइबर ठगों के जाल में फंस रहे हैं। अब साइबर ठगों ने कंपनी सेक्रेटरी को अपने शिकंजे में लिया है। सीएस को हाउस अरेस्ट कर 7 लाख रुपए जालसाजों ने ठग लिए। सोचिए, कंपनी सेक्रेटरी कुछ भी ना कर सकी और देखते ही देखते 7 लाख रुपए गायब हो गए। साइबर ठगों ने सीएस को कस्टम विभाग, पुलिस, सीबीआई, इंटरपोल, यहाँ तक कि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों का ऐसा खौफ दिखाया कि वो कुछ समझ नहीं सकी और जो कहा वो करती गई। उसके पास में एक दिन कुरियर कंपनी से कॉल आता है कि आपने कुरियर किया है जिसमें कुछ इलीगल चीज़ें मिली हैं, ड्रग्स, करेंसी, पासपोर्ट्स वगैरह, तो आपने ये सामान भेजा था तो हम आपको कस्टम डिपार्टमेंट से जोड़ रहे हैं, वो बॉम्बे से आपसे बात करेंगे। क्योंकि मेरी फ्रेंड ने ये सब नहीं भेजा था, कस्टम डिपार्टमेंट का कहना था कि आपको मुंबई आना पड़ेगा अपना बयान दर्ज कराने के लिए। मेरी फ्रेंड ने मना भी किया कि मैं क्यों आऊँ, मैंने नहीं भेजा है ये सब सामान। बोले नहीं, आपको आना पड़ेगा और अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपको ऑनलाइन ही आपका बयान दर्ज कर लेंगे स्काइप के माध्यम से। कैसे बिछाया जाल ये भी जाने। कॉल कर कहा कि आपके भेजे गए कुरियर में ड्रग्स मिला है। डिजिटल तरीके से 72 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। 6 से ज्यादा अकाउंट से 7 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। उन्हें स्काइप के जरिए वीडियो कॉल कर जोड़ा गया और 72 घंटे तक खाने पीने, सोने या बाथरूम जाने के लिए भी अनुमति लेने को कहा। देखिए, मुझे लगता है कि लोगों को डर दिखा करके किसी तरह से ट्रैप में करने का एक तरीका लोगों ने जो साइबर क्रिमिनल से उन्होंने लगाया है। इसमें अमूमन जो है वो इसी तरह का थ्रेट देने की कोशिश करते हैं कि आपका कोई पार्सल है वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में है या कहीं पर कस्टम्स में पकड़ा गया है और उसमें तुरंत वो मुंबई या दिल्ली या किसी हेडक्वार्टर में आने के लिए लोगों को मजबूर करने के लिए कोशिश करते हैं। और बाद में यही रहता है कि उनको लगता है कि भाई आप तुरंत मुंबई नहीं आ सकते या दिल्ली नहीं आ सकते तो आप किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल पे आ जाइए। और अमूमन अभी देखा गया है कि स्काइप टूल का ज़्यादा यूज़ करते हैं और फिर वहाँ पर जो वर्दीधारी कुछ लोग रहते हैं जो ठग रहते हैं, साइबर ठग हैं, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि यदि आपने लैपटॉप बंद कर दिया या ऐसा कुछ भी करा तो आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। ये मामला पहला नहीं है। डिजिटल हाउस अरेस्ट के आए दिन चौंकाने वाले मामले मिल रहे हैं जिनमें लोग ऐसे फंसते हैं कि पुलिस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं होती। केस नंबर 1, डॉक्टर दंपति को 55 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 8.5 लाख रुपए ठगे। केस नंबर 2, एमजीएम कॉलेज के डॉक्टर को 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 3.5 लाख रुपए ठगे। केस नंबर 3, आईटी कंपनी के अधिकारी को 6 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 12.5 लाख रुपए ठगे। केस नंबर 4, महिला बैंक अधिकारी को 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 17 लाख रुपए ठगे।
हमारा काम आपको सिर्फ खबर बताना नहीं है बल्कि सतर्क करना भी है। हमने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश की है कि आखिर कैसे साइबर अटैक और हाउस अरेस्ट से बचा जाए। देखिए ये बेसिकली आपको पहले तो देखते हैं IVR से कॉल करते हैं आपको। IVR जो होता है ऑडियो जनरेटेड एक बजती है, एक आवाज़ आती है और आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ओरिजिनल किसी कंपनी का फ़ोन है ये। और आप जैसे इसको उठाते हैं वो कहेंगे आपको कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो बंद होने वाला है, या आपका ड्रग्स, आपका पार्सल आ रहा था उस पर ड्रग्स कहीं पर उसमें हमने पाए गए। ऐसे अलग अलग तमाम बहाने इन्होंने बना के रखे हुए हैं, उससे आपको डालने की धमकी देते हैं। अब वो कहते हैं अगर आपको बचना है इससे तो आपको एक कंप्लेन, आपका जो केस है आपको मैं वहाँ पर उसका जो है नंबर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आपका फ़ोन कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और वहाँ पर बात करें आप, उसके बाद आप इससे कुछ सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। इस तरीके से नए नए बहानों से आपको ये डराते हैं। पुलिस का मानना है कि डिजिटल अरेस्ट के ऐसे मामले सिर्फ इंदौर से ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों से सामने आ रही हैं। ये कर रहा था एक स्टूडेंट, उसके साथ भी 3 लाख रुपए का जो कि 24 घंटे डिजिटली अरेस्ट रहा था। उसके बाद फिर एक मामला सामने आया जिसमें कि एक जो महिला जो युवती थी जो कि डेल कंपनी में बेंगलोर में काम करती थी, उसके साथ 12 लाख रुपए का हाउस अरेस्ट, डिजिटली हाउस अरेस्ट हुआ था और जिसमें भी लगातार क्राइम ब्रांच काम कर रही है। उसमें 2 केसेज में FIR हो गई है। इसमें इसका वीडियो कॉल के से माध्यम से भी जानकारी मांगी जा रही है। अन्य जो टेक्निकल एविडेंस है जो उन पर भी काम किया जा रहा है, जल्दी उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये सभी हाईली एजुकेटेड लोग, लेकिन अवेयर, इसी वजह से साइबर क्रिमिनल्स के आसान शिकार बन जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस ज़माने में सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही काफ़ी नहीं, जागरूक भी होना पड़ेगा। साइबर क्रिमिनल्स एक वीडियो कॉल के माध्यम से डिजिटल हाउस अरेस्ट कर आपका बैंक अकाउंट खाली कर देंगे। साइबर क्रिमिनल्स की नज़र ऐसे लोगों पर अधिक है जो विदेश यात्रा करते हैं या जिनका कोई विदेश से संबंध है। ऐसे में रुपए गंवाने के बाद पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार शिक्षा को लेकर तमाम दावे करती है, लेकिन ये तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। अलीराजपुर के जोबट तहसील के रामपुरा गांव में आज भी स्कूल की बिल्डिंग तक नहीं है, जिसके चलते बच्चे झोपड़ियों में चलने को मजबूर हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। रुकिए, ठहरिए और गौर से देखिए, लंबी सांस लीजिए, फिर सोचिए कि आखिर इन बच्चों का कसूर क्या है, क्योंकि यही झोपड़ी इन बच्चों का स्कूल है जहां वो बेहतर भविष्य का सपना लेकर पहुंचते हैं। झोपड़ी भी ऐसी कि जिसमें सिर्फ आधी छत ही दिखाई देती है, आधे में ग्रीन नेट नजर आती है तो आधी छत से नीला आसमान। ना तो शौचालय है और ना ही कोई बाकी इंतजाम। खस्ता हाल शिक्षा व्यवस्था की ये तस्वीरें हैं अलीराजपुर के रामपुरा गांव की, उस रामपुरा गांव की जहां बच्चों का भविष्य और स्कूल राम भरोसे चल रहा है। स्कूल को लेकर क्या समस्या आपको? हम झोपड़ी में पढ़ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं आप झोपड़ी में? 1 साल। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हमको नई स्कूल चाहिए। दरअसल ये शिक्षा विभाग, शासन और प्रशासन की बेपरवाही, लापरवाही और अनदेखी का नतीजा है कि बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल तो क्या, एक अच्छा कमरा तक नहीं है। इस गांव में स्कूल है लेकिन वो इस हालत में नहीं है कि वहां बच्चे बैठकर पढ़ सके। भवन जर्जर हुआ तो दहशत के चलते बंद कर दिया गया और आज वहां भूसा लकड़ी भरे हुए नजर आते हैं और मजबूरी में एक PM आवास के बगल में कुछ बांस की बल्लियों के सहारे टीन शेड और ग्रीन नेट डालकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जर्जर अवस्था में भवन और झोपड़ी के नीचे आज बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने साल से ये पढ़ रहे हैं? 1 साल से पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? 32 बच्चे दर्ज है। 32 बच्चे। हाँ। इसकी जो आज झोपड़ी के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसकी सूचना आपने आपके ऊपर अधिकारियों को दी है क्या? हाँ दी है सर। कितनी बार दी है? DO साहब ने सबको दे करके हमने। अच्छा, तो हाँ। अधिकारियों का क्या कहना है इस? अधिकारी बनवाएंगे ना सर स्कूल, बोल के रखा उसने। हाँ, प्रोसीडिंग सब दे करके हमने। यहाँ पर वो स्कूल गए साल पर पानी के कारण से जंजर टूट गए हैं, उस कारण से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर? 32 बच्चे। आज झोपड़ी में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कारण उसका? ये वो स्कूल की वजह से, कभी स्कूल कहीं टूट फूट जाएगा, गिर जाए तो बच्चे का कहीं नुकसान हो जाए, इसलिए बच्चों को मतलब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। क्या स्थिति है उस स्कूल की? स्कूल की बहुत बुरी स्थिति है। अभी तक आपने किसी आला अधिकारी को इसकी जानकारी दी? हाँ, BO साहब है, BRC साहब को ने आवेदन लिखित में दे रखा है।
यानी अधिकारी 1 साल से भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन स्कूल कब बनेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब सवाल ये है कि ये झोपड़ी कब तक बच्चों का साथ देगी, क्योंकि तेज बारिश हुई तो ना यहाँ बच्चे बैठ पाएंगे और ना ही पढ़ पाएंगे। लिहाजा अब जरूरत है जिम्मेदारों को जागने की, ताकि ये बच्चे भी झोपड़ी से बाहर निकलकर एक स्कूल में अपना भविष्य संवार सके। विस्तार न्यूज के लिए संजय वाणी की रिपोर्ट। तो देखिए, जहां तमाम दावे किए जाते हैं स्कूलों में व्यवस्थाओं को लेकर, तो वहीं तस्वीरें कुछ उलटी हैं और बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, उनके अभिभावक भी इंतजार करें कि कब तमाम सुविधाओं के बीच उनके बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धार की। धार जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने वालों पर शिकंजा कसा है। कैसे मिली पुलिस को सफलता और क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। धार के मांगोद में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस टीम ने कार्रवाई की। रात के अंधेरे में ढाबे के पीछे बड़े गैस टैंकर से कुछ लोग उपकरणों की मदद से गैस की टंकियों को भर रहे थे, जिसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते दामों पर बेचने की तैयारी थी। मामले की जानकारी मिलते ही नौगांव पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर, टैंकर सहित अन्य सामान जब्त कर लिया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया है। इधर रात के अंधेरे में 2 से 3 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश को लेकर एक टीम गठित की गई है। देखिए, इस बात की शिकायत मिल रही थी कि हाईवे पर या बाजार के अंदर अवैध गैस रिफिलिंग करके लोग काला व्यापार कर रहे हैं, काले धंधे। इसी क्रम में पीथमपुर में, मनावर में, सेक्टर 1 में बड़ी कार्रवाई हुई थी और उसी कार्रवाई के तारतम्य में परसों अमझेरा थाना क्षेत्र में हाईवे पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 100 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं और गैस के टैंकर को पीछे ढाबे के पीछे खड़ा करके अवैध रिफिलिंग कराई जा रही थी। इस पे हम लोगों ने 3/7 सीट का मुकदमा कायम कर दिया। दरअसल सरदारपुर क्षेत्र में गैस रिफिलिंग को लेकर लगातार शिकायतें एसपी मनोज कुमार सिंह को मिल रही थी। शुक्रवार रात में अमझेरा थाना के तहत मांगोद फाटे पर स्थित बजरंग ढाबे पर गैस का टैंकर खाली होने की सूचना मिली। एसपी ने नौगांव थाना प्रभारी सुनील शर्मा को धार से एक टीम लेकर मौके पर भेजा और दबिश देकर आरोपियों के कब्जे से एक LPG गैस टैंकर कैप्सूल, एक पिकअप वाहन और 108 भरी और खाली कमर्शियल गैस की टंकियां जब्त की। जो लोग बड़ा शातिराना ढंग से इसके काम को अंजाम देते हैं, उनके विरुद्ध भी हमारी कड़ी नज़र है और हम लोगों ने वैसे लोगों की पहचान भी कर ली है। ये ह्यूमन सेफ्टी के साथ खिलवाड़ है, मानव जीवन के साथ ये खिलवाड़ है, क्योंकि अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने में, गैस भरने में कहीं कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इससे किसी भी व्यक्ति के जीवन को क्षति हो, इसके इनकार नहीं कर सकते। इसलिए इसको बहुत मैं गंभीर अपराध मानता हूँ और इसके खिलाफ मैं बहुत सख्त कार्रवाई करने जा रहा हूँ। साथ में जिले में इस दिशा में आगे कार्रवाई भी जारी रहेगी। फिलहाल 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अब पुलिस का कहना है कि अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धार जिले के पीथमपुर में पिछले दिनों हुए ब्लास्ट के बाद अब प्रशासन सख्त हो गया है। ब्लास्ट का कारण अवैध गैस रिफिलिंग पाया गया था, जिसके बाद वहां के जो लोग थे उनकी मांग थी कि अवैध गैस रिफिलिंग आबादी क्षेत्र में हो रहा है, जिससे वहां के लोगों में डर का माहौल था। अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है और जिले में अलग अलग जगह पर संयुक्त टीम के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। गैस रिफिलिंग के जो खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, इसमें बड़ी मात्रा में जो गैस सिलेंडर है वो जब्त किए जा रहे हैं। गैस रिफिलिंग करने वालों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है और जहाँ तक के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह का कहना है कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जिले में गैस रिफिलिंग, अवैध गैस रिफिलिंग नहीं करने दिया जाएगा। जफर अली, विस्तार न्यूज़, धार। तो देखिए, लंबे समय से शिकायत मिल रही थी और लंबे समय से मिल रही शिकायत के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि 2 से 3 आरोपी हैं जो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही इन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। मंडला की जहां एक शख्स खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है और अधिकारियों से गुहार लगा रहा है कि साहब मैं जिंदा हूं, मुझे जिंदा मानिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं। मुर्दा कह रहा है कि साहब तारीख बताइए, मैं कब जिंदा हो पाऊंगा। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स मुर्दा है। ये हम नहीं कह रहे, ये एक सरकारी कागज की कहानी है जो यही बता रहा है कि एक जिंदा मुर्दा अफसरों से सवाल कर रहा है, साहब तारीख तो बता दीजिए कि मैं कब जिंदा हो जाऊंगा।
जिंदा मुर्दा की अजब पहेली मंडला जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर खलवारा गांव की है, जहां एक 40 साल के कमल सिंह को समग्र आईडी समेत कई सरकारी कागजों में 2018 से मुर्दा बना दिया गया और साल 2019 में उसका सत्यापन भी कर दिया गया, जिसे सुन कमल सिंह और उनके परिवार के होश उड़ गए। मेरे को लड़के ने पढ़ाने के लिए मंगा रहे हैं अभी बच्चों के लिए, तो बहुत हैरान हो रहा है। मैं क्या मंगा रहे हैं? संबल कार्ड। तो आपका संबल कार्ड क्यों नहीं बन रहा है? इसमें तो मार दिया। अच्छा, इसमें रिकॉर्ड में आपको मार दिए हैं, आपकी मृत्यु बता रहे हैं वो। तो अभी पंचायत जब आप गए थे तो उन्होंने क्या बताया? कह रहा है बनेगा बनेगा, बहुत दिन हो गया जाते जाते। और आपने उनको ये नहीं बताया कि आपने हमें मार दिया तो ये कब जिंदा करेंगे? वो तो बोल रहे हैं उसको तब हो जाएगा बहुत दिन। तो रिकॉर्ड में आप मर गए हैं, तो अभी आपने कलेक्टर को आवेदन दिया है? अभी नहीं दिया, टाइम पर भी तो पहुँचा हूँ। अच्छा। पैदल आते हैं खलवा से 5 किलो रिंगा बदया। अच्छा। गाड़ी में आए फनिया से पैदल। अच्छा। कुछ हमारे पास वाहन है, कुछ नहीं है। जब कमल सिंह को इस बात की जानकारी लगी, तब से कमल दफ्तर चक्कर लगाने को मजबूर हैं और सरकारी अधिकारी से गुहार लगा रहे हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने जांच कराने का आश्वासन दिया है। कल दिनांक 3 जुलाई 24 को कमल के द्वारा एक आवेदन पत्र इस संबंध में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि कल हमारे ऑफिस में कल ही इस संबंध में आवेदन मिला है। इसकी एक टीम बना के और जांच करके जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। 3 जुलाई को यही आवेदन कल ही प्राप्त हुआ है और विस्तृत जांच करके ही निष्कर्ष पे आएंगे कि क्या वास्तविकता क्या है। एक जिंदा शख्स जो कागजों में मृत करार दे दिया गया, जिसके बाद अब वो यही सवाल कर रहा है, मैं जिंदा हूँ, सबूत भी मैं ही हूँ, प्रमाण भी मैं ही हूँ। इसके बावजूद भी पीड़ित व्यक्ति की मदद कोई नहीं कर रहा। प्रशासनिक अनदेखी का दंश झेल रहा ये शख्स खुद को जिंदा साबित करने के लिए कई महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, जिसके बाद अब शासन और प्रशासन की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विस्तार न्यूज से प्रफुल्ल तिवारी की रिपोर्ट। तो शख्स जो कि खुद गुहार लगा रहा है और बार बार यही कह रहा है कि साहब मैं जिंदा हूं, लेकिन जिंदा होने का प्रमाण भी दे रहा हूं, तो ऐसे में मुझे तमाम चीज़ों का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा। अब देखना होगा कि जिंदा शख्स जो खुद को जिंदा साबित करने में लगा हुआ है कि कब इस पर कार्रवाई होगी और इस शख्स की मांगों को पूरा किया जाएगा। और बात करेंगे अगली खबर की सिंगरौली से मिल रही है, क्योंकि वैसे तो स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन क्या हो जब इस मंदिर में बच्चों को शिक्षा देने वाला शिक्षक ही स्कूल में शराब पीकर पहुंचने लगे। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। मामला सिंगरौली के बिंदुल ग्राम पंचायत के शासकीय प्राथमिक पाठशाला बिंदुल का है, जहां स्कूल के मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने शराब पीकर पहुंचे। मास्टर जी की पोल बच्चों ने खोली और यही नहीं, मास्टर जी ने खुद को बोला कि रोज नहीं कभी कभी पी लेता हूँ। मास्टर जी की पोल खोलने के लिए ग्रामीणों ने एक वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। क्या नाम पड़ेगा आपका? राम प्रताप रावत। राम प्रताप रावत भी मैं जानता हूँ ना। मैं पूरी पृथ्वी कानून तो भी जानता। रोज आप पीते हैं कि कभी कभी? नहीं, कभी कता नहीं, पीने का है ना, कभी कभी पीते हैं। हाँ, कभी कभी पर ये है कि है ना, मैं आज कितना पी लिए हैं? कुछ नहीं मालूम, थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत। हाँ, ये है पुतगा साहब, है ना, मैं पूरी पृथ्वी के कानून जानता हूँ। क्या जानता है ना। हाँ। मामला सामने आया तो स्कूल की शिक्षिका ने भी मास्टर जी की शिकायत करते हुए कहा है कि मास्टर जी ऐसे ही रोज शराब के नशे में आते हैं, क्लास में भी बच्चों को कभी कभी पढ़ाते हैं। मास्टर जी हर दिन शराब के नशे में चूर रहते हैं। प्राथमिक शिक्षक हूँ मैं, अभी आई हूँ, मतलब नवनियुक्ति शिक्षक हूँ। तो ये मतलब मैं जब आई थी ज्वाइनिंग के लिए तब भी ऐसे ही पाए गए थे। इनका नाम है राम प्रताप कोल। हाँ, ये यहीं रहते हैं स्कूल में, कमरा ये लिया है इनने, स्कूल का ही है जो। शराब के नशे में धुत रहने वाले मास्टर जी का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। आपको नौकरी करने के लिए बुलाने गए थे? हाँ, मेरे घर गए थे। क्या बोल रहे थे? चलिए नौकरी करिए। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ऐसा अब सामने है, क्या है, हकीकत हमेशा हकीकत रहे ना। मास्टर जी की पोल खोलते हुए ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद अब जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही है। मुझे तो मेरे संज्ञान नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपके द्वारा इस संज्ञान में लाई जा रही है। मैं इसकी जांच कराऊंगा और उसको सस्पेंड करूंगा।
इस तरह का कोई भी टीचर मिलता है उसके खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई करूँगा। स्कूलों में व्यवस्थाओं के भले ही कई दावे किए गए हों, साथ ही तमाम अभियान भी चलाए जा रहे हों, लेकिन अगर बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षक ही स्कूलों में शराब पीकर पहुंचेंगे तो बच्चों का क्या भविष्य होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, शिक्षा के मंदिर में जो मास्टर जी जाते हैं बच्चों को शिक्षा देने, उनका भविष्य बनाने में उनकी मदद करने, तो वहीं सिंगरौली के स्कूल के शिक्षक बच्चों के स्कूल में ही शराब पीकर जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। समाज के गरीब तबके की मदद के लिए वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीबों की मदद के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का जिम्मा उठाए हुए हैं। जबलपुर की एक ऐसे ही सामाजिक संस्था कपड़ों को लेकर एक अनोखे अभियान में जुटी है। ये संस्था लोगों से पुराने कपड़े लेकर उन्हें रिसाइकिल करती है और फिर गरीब जनता को निःशुल्क देती है। देखिए, एक छोटी सी शुरुआत की एक बड़ी कहानी। इन तस्वीरों को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं कपड़ों की। इंसान की 3 प्रमुख जरूरतों में से एक है कपड़ा। गरीब लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए जबलपुर की स्वयंसेवी संस्था रिसाइकल टू सेव रिसोर्स फाउंडेशन पिछले 18 सालों से एक अनोखे अभियान में जुटी हुई है। खास बात यह है कि पुराने कपड़ों को नए तरीके से डिजाइन किया जाता है, उन्हें रिसाइकिल किया जाता है और साफ सुथरा करके ही गरीबों में बांटा जाता है। बात करेंगे, हमारे साथ मैम है। मैम, क्या नाम है आपकी संस्था का, और क्या मैं जो कहा रोटी कपड़ा और मकान, एक ज़रूरत तो आप पूरी कर रही हैं, कैसे थॉट आया है आपके दिमाग, कैसे कब से शुरुआत किया? मेरी संस्था का नाम है रिसाइकल टू सेव रिसोर्सेज फाउंडेशन, और इसकी शुरुआत 2006 से हमने 2-3 महिलाओं ने की थी कि लोगों से ज़रूरत का गैर ज़रूरी सामान जो था वो इकट्ठा कर लेते थे और ज़रूरतमंदों के बीच बांट देते थे, और ये ज़्यादा निजी तौर पर ही चलता रहता था। पर 10 साल के अनुभव के बाद हमने सोचा कि इसको एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में व्यवस्थित ढंग से किया जाए और समाज को पूरा ही इसमें शामिल किया जाए। तो 2016 में हमने इस नाम से संस्था को रजिस्टर कराया और तब से हम व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक संस्था ने पुराने कपड़ों से ही नवजात शिशुओं के लिए बेबी किट भी तैयार, जिसमें नवजात शिशु के लिए जरूरत पड़ने वाला हर एक कपड़ा मौजूद। इसमें 16 तरह के कपड़े होते हैं। ये बेबी किट बच्चों को निःशुल्क दी जाती है। इतना ही नहीं, इन पुराने कपड़ों से आकर्षक बैग, पर्स और स्कूल बैग भी तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें काफी कम दामों पर बेचा जाता है। ये हमको जो भी लोग पुराने कपड़े देते हैं अपने, उसमें से कॉटन कपड़े हम छांट लेते हैं, चाहे वो फटे भी हों, थोड़े बहुत दाग भी हो, वो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना अच्छा हिस्सा है वो हम काट के इस्तेमाल करते हैं। तो जो लॉट हमारे पास आता है उसमें से जो पहनने योग्य अच्छे कपड़े रहते हैं वो हम धो करके पैक कर देते हैं, कुछ इलाकों में उनको जैसा वैसा बांट देते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज़ किया जाता है। फिर जो डैमेज रहता है और कॉटन रहता है उसमें से हम ये बेबी किट्स बनाते हैं। सामाजिक सरोकार के काम से पर्यावरण को बचाने का भी संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि दुनिया में पर्यावरण को प्रदूषित करने में कपड़ा भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इसलिए जबलपुर की सामाजिक संस्था का ये प्रयास सराहनीय है और बाकी लोगों को प्रेरणा देने वाला भी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अब खबर है दुर्ग से, जहां के मुड़पार गांव के लोगों का जीवन जैसे भूकंप के झटकों के बीच गुजर रहा है। घर हिलने लगते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और एक तरह से जीवन भी हिचकोले खाने लगता है। क्या है इस गांव का दर्द, इस रिपोर्ट में देखिए। जब जब पत्थर खदानों में ब्लास्ट होता है, मुड़पार गांव का घर घर कांपने लगता है, दीवारें हिलने लगती हैं, छत कपकपाने लगती है। पत्थर खदानों में होने वाले ब्लास्ट यहाँ के लोगों की जिंदगी की चूलें हिला देती हैं। कई दफा ब्लास्टिंग से निकलने वाले पत्थर लोगों के घरों में गिरते हैं तो जान पर भी बनाती है। एक ऐसा ही पत्थर राम यादव के घर जा गिरा था, जिसमें उनके परिवार वाले बाल बाल बचे। इसके बाद राम यादव ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की। उतई थाना क्षेत्र गांव मुड़पार में संचालित एक खदान पे विस्फोट के बाद वहाँ से पत्थर उछलकर एक प्रार्थी के घर पे जाके गिरा है, जिसको उसको आर्थिक नुकसान हुआ है। उसके आवेदन पर यहाँ क्रशर के संचालक और ब्लास्टिंग कंपनी के एजेंट या अभिकर्ता के विरुद्ध FIR दर्ज है।
कई बार गांव के ग्रामीण इस मामले में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही रहता है। अब इस मामले में शिकायत हुई है तो क्या एक्शन होता है, ये देखने वाली बात है। दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज, दुर्ग। और इधर बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर क्षेत्र स्थित बीचकुरा गांव की प्राथमिक पाठशाला तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है। यहां बच्चे नाला और पगडंडी के रास्ते से होते हुए किसी तरीके से तालीम हासिल करने पहुंच रहे हैं। इससे बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी परेशान हैं, तो दूसरी तरफ यहां पीने के पानी की भी समस्या है। बच्चों को पीने का पानी कुएं में जाकर पीना पड़ रहा है। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर क्षेत्र स्थित बीजाकुरा गांव की प्राथमिक पाठशाला तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है। यहां बच्चे नाला और पगडंडी के रास्ते से होते हुए किसी तरीके से तालीम हासिल करने पहुंच रहे हैं। इससे बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ यहां पीने के पानी की भी काफी समस्या है। बच्चों को पीने का पानी कुएं में जाकर पीना पड़ रहा है। इस गांव के स्कूल की हालत ऐसी तब है जब यहां आज से 32 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भी पहुंच चुके हैं, लेकिन इस गांव की सूरत तक नहीं बदली। वाड्रफ नगर क्षेत्र का आश्रित गांव है बीजाकुरा गांव। इस गांव के पटेल पारा के प्राथमिक पाठशाला भवन तक पहुंचने के लिए अब तक सड़क ही नहीं बनी। स्कूल में 25 बच्चे पढ़ाई करते हैं और इस स्कूल के बाजू में ही आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित है, जहां 5 साल से कम उम्र के बच्चों को रखा जा रहा है। लेकिन सड़क नहीं होने के कारण बच्चे यहां तक नहीं पहुंच पा रहे। दूसरी तरफ इसकी जानकारी अफसर को भी है, लेकिन उनका कहना है कि आने वाले दिनों में वो इसके लिए प्रयास करेंगे। इस स्कूल का जायजा क्षेत्रीय विधायक शकुंतला पोर्ते ने भी लिया और उन्होंने भी शिक्षकों के साथ बच्चों को भरोसा दिलाया है कि यहाँ स्थित नाला में पुल और सड़क का निर्माण उनके द्वारा प्राथमिकता के साथ करवाया जाएगा। यहाँ के जो स्कूल हैं वहाँ तक पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप हैंडपंप देखिए, इस हैंडपंप में पानी नहीं है। पानी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जल स्रोत है वो ठीक नहीं है। तो अगर ऐसे में जल स्रोत जब नहीं रहेगा, जब हैंडपंप की जो गहराई है, इसका जो बोरिंग का जो खुदाई है उसको अधिक करना पड़ेगा। लेकिन आज तक इसके लिए कोई पहल नहीं किया गया। आप देखिए यहाँ पे जो पाइप लगा हुआ है ये टूटा हुआ ये पाइप है, यहाँ से इसका कनेक्शन था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये देखिए जो रोड है, बच्चे इसी रास्ते से यहाँ पर स्कूल आते हैं, ऐसा शिक्षकों ने हमें बताया है, लेकिन यहाँ पे रोड ही नहीं है। ये पूरा खेत है, देख सकते हैं, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पे हम खुद अभी चढ़कर इसको किसी मशक्कत के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए कुछ बच्चे इधर से भी उतरते हैं, देखिए कुछ बच्चे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बच्चों का जो आने का जो रास्ता है वो सही नहीं होने के कारण खतरनाक स्थिति हो सकता है, कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। बीजाकुरा गांव तब सुर्खियों में आया था जब 1992 में यहां रिबई पंडो नामक एक व्यक्ति की भूख की वजह से मौत हो गई थी। इसके बाद यहां प्रधानमंत्री पहुंचे थे और ये गांव कई सालों तक सुर्खियों में रहा, लेकिन अभी इस गांव की तस्वीर नहीं बदली है। स्कूल तक ही नहीं, गांव के अलग अलग मोहल्ले तक पहुंचाने के लिए बनाई गई सड़कों की हालत बेहद जर्जर है। इस स्कूल का जायजा लेने के लिए पहुंचे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने भी कहा कि यहां सड़क नहीं होने से समस्या हो रही है। हम यहाँ प्रस्ताव बना के भेजेंगे कलेक्टर सर को और सीओ मैडम को, उसके बाद उनके द्वारा रास्ता बना दिया जाएगा। बच्चों को परेशानी होती है क्योंकि रास्ता नहीं है, पहाड़ गहाड़ है, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हो सके तो हम शाला विकास प्रबंध समिति का बैठक लेके प्रस्ताव पारित करके स्कूल के मद से ही हम रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा व्यवस्था और सुलभ शिक्षा के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित गांवों में शिक्षा राम भरोसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर इन दिनों कचरे का ढेर बन चुका है। पिछले एक हफ्ते से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। शहर की सफाई व्यवस्था बेपटरी हो गई है और पूरे शहर में जगह जगह कचरे का ढेर पड़ा है। लेकिन इतने गंभीर मुद्दे पर ना तो नगर निगम की आंखें खुल रही हैं, ना ही अधिकारियों की। इस रिपोर्ट में देखिए। जगह जगह फैला कचरा, चारों तरफ फैली गंदगी। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि संस्कार धानी जबलपुर की हैं, जहां स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जनता कचरे के ढेर से परेशान है और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जबलपुर शहर में नगर सत्ता ही नहीं और ना ही किसी अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो इस पर ध्यान दे। जबलपुर शहर में पिछले 6 दिनों से कचरा नहीं उठा है, जिसकी वजह से पूरा शहर गंदगी में डूब चुका है। शहरवासी फैलते कचरे से परेशान हैं और पूरे शहर में एक भी कचरा गाड़ी कचरा उठाने नहीं आ रही।
जिसकी वजह से लोगों के घरों के सामने ही कचरे का ढेर बढ़ता जा रहा है। समय मैं जबलपुर की गोल बाजार में मौजूद हूं, जो सबसे पॉश इलाका कहलाता है, और इस पॉश इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं कि ठीक सड़क के किनारे ये कचरे का ढेर लगा हुआ है, और ऐसे ढेर आपको इस पूरी सड़क में हर 20 फीट की दूरी पर देखने को मिल जाएंगे। ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा पॉश है, या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अधिकारी भी इसी क्षेत्र से दिन में कभी ना कभी ज़रूर गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कचरे का ढेर है। क्या स्थिति बन गई है सर? ये कम से कम 4-5 दिनों से बिल्कुल कचरा उठ नहीं रहा है। डॉक्टर स्थापक वाली रोड पर है, और हम लोग उन लोगों से परेशान हैं, चूँकि उनको बोलते हैं उसके बाद भी वो कचरा नहीं उठा रहे हैं। कोई ध्यान नहीं देता, प्रशासन नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रही, यहाँ के इवन पार्षद जो हैं वो भी ध्यान नहीं देते हैं। इनको चाहिए कि अगर हड़ताल चल रही है तो कोई दूसरा साधन उपयोग करें। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, हर जगह कचरा कीचड़ बदबू कर रहा है ना, अनाज कहीं कुछ सड़ रहा है। दरअसल जबलपुर शहर के ये हालात सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से हुए हैं। जबलपुर शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था की गई है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से कचरा गाड़ी के ड्राइवर, हेल्पर और सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्हें पिछले 3 महीने से कंपनी ने वेतन नहीं दिया, और ऐसे में गरीब परिस्थितियों से जूझने वाले लोगों ने हड़ताल का रास्ता अपना लिया है। दरअसल जबलपुर शहर में सफाई व्यवस्था का ठेका एक्सेल कंपनी को दिया गया है। इस कंपनी ने भी पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर दूसरी कंपनी को जबलपुर शहर की सफाई व्यवस्था सौंप दी है। अब इस पूरे मामले पर जबलपुर नगर निगम के अधिकारी कार्रवाई की बात तो कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना है। इसीलिए जबलपुर नगर निगम की कमिश्नर प्रीति यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और फील्ड पर उतरकर सफाई व्यवस्था बनाने में जुट गई हैं। वेतन ना मिलने की वजह से हड़ताल पर हैं या काम नहीं कर रहे हैं, क्या उस पहल में कुछ काम? ये कंपनी की तरफ से फॉल्ट है, उनको अपने कर्मचारियों को वेतन देना होता है डायरेक्टली, तो आई थिंक वो लोग इस पे वर्क करेंगे या नहीं करेंगे उसका बेहतर जवाब वो दे पाएंगे। लेकिन अब हमने उनको फाइनल नोटिस भी दिया है, और अगर ये कार्रवाई में सुधार नहीं किया जाता है तो बिल्कुल सख्त एक्शन लिए जाएंगे। पिछले 5-6 दिनों से स्वयं ही ये पूरा कार्य कर रहे हैं, और डेली मॉनिटरिंग सुबह से लेकर शाम तक होती है इसकी। 2 शिफ्ट में हमने गाड़ियाँ निकाली हैं, 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ निकाली हैं। इधर इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। जबलपुर शहर की विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी ने इसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जबलपुर शहर कचरे का ढेर बनता जा रहा है, लेकिन इस ओर ना तो महापौर ध्यान दे रहे हैं, ना ही जिम्मेदार अधिकारी। एक्सेल कंपनी को बढ़ावा देने के लिए लगातार अधिकारी और नगर निगम में बैठे लोग आंख मूंदे शहर की गंदगी को जनता के भरोसे छोड़ दिए हैं। कर्मचारी भी हमारे शहर के हैं और वो अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, और नगर निगम को उन्हें भुगतान करना ही है, तो नगर निगम डायरेक्ट उनके खाते में पैसा दे सकता था, और ठेकेदार पे जो पेनाल्टी लगाना, जो कार्रवाई करना, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। नगर निगम के पास जो पहले से सीमित संसाधन थे, हर वार्ड में 2 टिपर थी, उसके अलावा कहीं कोई नहीं। आप पता कर लीजिए, एक सर्वे कर लीजिए, जगह जगह शहर में कचरे के ढेर लगे हैं। एक और अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है। अब देखना होगा कि लोगों को जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनकी समस्या का समाधान कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर भी जारी है। मध्य प्रदेश के लगभग 1 दर्जन जिलों में बारिश का कहर जारी रहेगा, तो वहीं भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। तो चलिए बताते हैं आपको कि कैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश ने कहर बरपाया है। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिन से तेज बारिश हो रही है। झमाझम बारिश से लोग परेशान हो चुके हैं। बारिश की वजह से खेत खलिहान पूरी तरह से भर चुके हैं। इस समय प्रदेश में कहीं कहीं पर बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने आज श्योपुर, छिंदवाड़ा, शिवपुरी सहित कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पहले श्योपुर और अब भिंड जिले में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जहां भिंड की वैशाली नदी में उफान से मेहगांव क्षेत्र के कुछ गांवों में कमर तक पानी भर गया है, तो वहीं राजधानी भोपाल में भी जोरदार बारिश का कहर जारी है। उधर ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में भी अच्छी बारिश का सिलसिला चलता रहा। भिंड के मेहगांव क्षेत्र में वैशाली नदी 3 दिन से उफान पर है और कई गांवों में बाढ़ की परिस्थिति निर्मित हो गई है।
इधर सीहोर जिले में तेज बारिश के बाद धीमी रफ्तार हो गई है। मौसम विभाग ने एक बार फिर सीहोर में तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। सीहोर जिले में जून महीने में अच्छी बारिश होने से अब तक अधिकांश किसान खरीफ सोयाबीन फसल की बोवनी से फुर्सत हो गए हैं। इससे खेतों में हरियाली नजर आने लगी है। कई किसानों ने तो खरपतवार नाशक और कीटनाशक दवा का छिड़काव भी शुरू कर दिया है। हालांकि अभी जिस तरह का मौसम है उससे सोयाबीन की फसलों को नुकसान नहीं है। भोपाल और सीहोर में अच्छी बारिश होने से बड़े तालाब कलियासोत और केरवा डैम में भी जलस्तर तेजी से बढ़ा है। खजुराहो, छतरपुर, उज्जैन, विदिशा, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर जिले में भी पानी गिरा। सोमवार की स्थिति देखें तो 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा सिवनी में 61.6 मिलीमीटर हुई, सतना में 44.4 मिलीमीटर, खजुराहो में 40.6, नर्मदापुरम में 25.7, गुना में 21.8 मिलीमीटर, ग्वालियर में 20.8 मिलीमीटर तो उमरिया में 19.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई। वहीं सोमवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच बैतूल में 42, खजुराहो में 29, मंडला में 22, उज्जैन में 13 तो भोपाल में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश की 1 दर्जन जिलों में अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, रतलाम और देवास, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, बैतूल, हरदा, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले शामिल हैं। चलिए अब छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी बारिश का दौर जारी है। दक्षिण और उत्तर छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर 12 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में आगामी 3 दिनों तक बारिश की गतिविधि हो सकती है। इसके अलावा राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, धमतरी सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बदलते हुए मौसम को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव है। धमतरी जिले में बाढ़ को लेकर मॉक ड्रिल भी की गई थी। और मध्य प्रदेश में देखिए मानसून की एंट्री के बाद राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में अच्छी बारिश भी देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में मौसम को लेकर क्या अपडेट है, इसके बारे में मौसम वैज्ञानिक BS यादव ने क्या कुछ बताया है, जानने के लिए सुनिए। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। सर, मानसून की एंट्री के बाद तो हर जिले में बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन आज की अगर बात करें, आने वाले समय की बात करें तो कैसा रहने वाला है मानसून? जैसा कि जैसलमेर, भीलवाड़ा, रायसेन और राजनांदगांव होती हुई ट्रफ लाइन अपने सेंट्रल MP के ऊपर से जा रही है। उसकी वजह से बारिश की स्थिति सदर्न पार्ट में ज़्यादा अच्छी बनी हुई है और एक साउथ गुजरात के ऊपर एक साइसर चक्रवाती हवा का केंद्र बना, जिसकी वजह से मॉइस्चर अंदर आ रहा है अच्छा खासा से। पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश है। और अगर जैसी बारिश की पूर्वानुमान की बात की जाए तो ये पूर्वानुमान जैसे ग्रीन पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे अच्छी खासी बारिश की उम्मीद की जा रही है। और इन्हीं इलाकों में कम से कम 13 जिले हैं जहाँ पे हेवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ पे वर्षा 64 mm से लेकर 115 mm तक हो सकती है। वो जिले हैं झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, देवास, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। और ये अगले दिन भी लगातार ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी बारिश की। पिछले बीते 24 घंटे की बात करेंगे तो सबसे अधिक रेनफॉल इछावर, सीहोर में हुआ था 109 mm के आसपास और कन्नौद में हुआ था 80 mm के आसपास। राजधानी भोपाल का क्या हाल था सर? क्योंकि कल भी देखा कि बीते 24 घंटे की बात करें तो लगातार बारिश का दौर देखा गया। जैसे भोपाल की बात करें तो पूरे भोपाल में मिला जुला असर रहा। अपना सदर्न भोपाल की बात करें, अपना कोलार और अवधपुरी वगैरह में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई थी। वहीं पूरे ऊपर बाकी बोर्ड की वजह वहाँ पर बारिश नहीं हो पाई है। और आगे आने वाले दिनों में लगभग इसी तरह की स्थिति रहेगी। दिन भर खुला रहेगा मौसम, शाम या रात तक गरज चमक की स्थिति बन के बारिश हो पाएगी। बारिश का अलर्ट तो लगभग लाइटनिंग का तो है, लेकिन हैवी रेनफॉल अलर्ट जैसा बताया मैंने सदर्न पार्ट में जो दिए हैं 13 जिलों में दिया गया है अभी। तो हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक BS यादव जी थे, जिन्होंने बताया कि अगर हैवी रेनफॉल की बात करें तो छिंदवाड़ा है, देवास है, खंडवा है, खरगोन है, ये ज़िले हैं जहां पर ज़्यादा बारिश हो सकती है। बाकी मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में बारिश का अलर्ट जारी है, लेकिन ज़्यादातर बारिश की अगर बात करें तो छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन इन्हीं ज़िलों में और देवास ऐसे 13 ज़िले हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज़।
इधर कोरिया के चर्चा क्षेत्र में पीएम शासकीय स्कूल में बाल विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने अपने अंदर के हुनर, विज्ञान क्षेत्र में रुचि का प्रदर्शन किया और बाल वैज्ञानिक के रूप में विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न रिसर्च का प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए सराहना की, तो वहीं बताया कि बच्चों ने विज्ञान के क्षेत्र में अच्छी रुचि दिखाई। छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे हमारे, साइंस एग्जीबिशन में जब उन्होंने वायु दाब का प्रयोग करके दिखाया, जब ये बताया कि कैसे केमिकल रिएक्शन से आग जल रही है, और कुछ प्रयोग तो ऐसे थे कि जिसने हमने भी पहली बार देखे हैं, तो निश्चित रूप से इनके शिक्षकों को, बच्चों को हमारी शुभकामनाएं हैं कि और अच्छे से प्रैक्टिकल करें और आने वाले भविष्य में साइंस में और इंजीनियरिंग में अपना करियर आगे बढ़ाएंगे। दशकों तक विकास की धारा में बाधक बने नक्सलवाद का अब छत्तीसगढ़ से खात्मा होता दिख रहा है। इसके लिए प्रदेश की साइज सरकार का डिजिटल प्रयास भी रंग दिखाने लगा है और नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की कवायद, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार कर रही काम, पुनर्वास नीति को लेकर नक्सलियों से मांगे गए सुझाव, ऑनलाइन QR कोड, गूगल फॉर्म और मेल ID किया जारी, पुनर्वास नीति को लेकर सरकार को मिलने लगे सुझाव, सुझाव में आत्मसमर्पण के बाद घर बसाने जाहिर की इच्छा, आत्मसमर्पण की राशि बढ़ाने मिला सुझाव, स्वरोजगार या फिर नौकरी के लिए मिला सुझाव, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की सुरक्षा बड़ी चुनौती। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मई में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने आत्मसमर्पित नक्सलियों की पुनर्वास नीति के लिए ऑनलाइन QR कोड, गूगल फॉर्म और मेल ID जारी करके सुझाव मांगे थे। इसमें अब बड़ी संख्या में फीडबैक मिलने लगे हैं। कुछ नक्सलियों को मोबाइल फोन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने का प्रस्ताव दिया जा चुका है। साथ ही नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने के लिए अपील भी की गई है। हालांकि अब ऑनलाइन फीडबैक भी आने शुरू हो चुके हैं। बहुत से सुझाव आए हैं, अजीबोगरीब बातें आई हैं। मैं अब आपको उसमें क्या क्या बताऊं कि शिक्षकों की तनख्वाह भी लूट ले जा रहे हैं नक्सली, वह भी आया है। गांव वालों के घरों से मुर्गे और राशन भी ले जा रहे हैं, वह भी आया है। अजीब सी बातें, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। असलियत खुलकर सामने आया है। बहुत सारी बातें हैं उसमें, कुछ अन्य बातें भी हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता है। अभी उनसे कहा गया था कि आप भी अपना कोई विषय हो तो दें। बहुत सारे हैं, अब वो कौन है क्या है, सब आइडेंटिफिकेशन किसी का नहीं किया जाएगा। उसमें कोई ये नहीं है, सारे जो जानकारियां हैं, मतलब पहले ही कह दिया गया था कि ये जो जानकारी है ये आप व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए इसके पीछे कोई आइडेंटिफिकेशन का काम ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है। प्रदेश के सुदूर अंचल से हमेशा नक्सलियों की बड़ी वारदात की खबरें देखने को मिलती हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक नक्सल मुद्दे की गूंज रही है। इसके लिए प्रदेश से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने नक्सलियों से भी पुनर्वास नीति में बदलाव के लिए सुझाव मांगे हैं। हालांकि सरकार के इस प्रयास पर सवाल भी विपक्ष उठा रहा है। इस मसले पर सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है, मुख्यमंत्री कंफ्यूज है और गृह मंत्री कंफ्यूज है, क्योंकि नक्सली नीति स्पष्ट नहीं है तो पुनर्वास नीति कैसे स्पष्ट हो सकता है। नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लगातार कवायद की जा रही है। बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों में विकास को गति देने सरकार लगातार प्रयास भी करती रही है। वहीं कैंप स्थापित कर नक्सलियों को पीछे धकेलने का काम भी सरकार ने किया है। बीजेपी की सरकार अब नक्सलियों को सीधे संवाद करने के लिए आमंत्रित कर रही है। वहीं सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि पुनर्वास नीति को लेकर आ रहे सुझाव पर सरकार कितना अमल कर पाती है। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट।